मुझे याद है आपने ये कहा था कि ये जो जंग खत्म होगी ये ईरान की शर्तों पर खत्म होगी, जी तो अमेरिका तो पीछे हट गया कि जी मैं एक बड़ा बिल्ला था, मान लेते हैं दो बिल्लियों हाँ के बीच ये वॉर हो रही थी, बड़ा बिल्ला पीछे हट गया। आप देखते हैं बिल्लियां जब लड़ रही होती हैं जी जी तो वो पूरा फुला लेती हैं अपनी जी बॉडी जी को, और उसके जी जी बाद जब जी उनकी जंग खत्म होने लगती है तो तमाम जो उनका रोंगटा होता है हम्म। वो दबने लगता है, तो वो बिल्ला तो पीछे हटा। हम्म। लेकिन जो ये छोटा वाला था जो जीत रहा था हम्म। उसको क्या चाहिए, उसकी तो मांगे नहीं मानी गई। नहीं, तो कहने का मतलब ये है प्रेसिडेंट ट्रंप जो है उनको कोई चीज़ चाहिए जंग को ख़त्म करने के लिए, तो वो तो मिला जैसे नहीं। वो मिलेगी नहीं, मिला नहीं, मिलेगी भी नहीं। अगर मिलेगी तो उसके लिए उनको इक्वल होकर बातचीत करनी पड़ेगी, और उसके लिए टाइमलाइन जो है वो ईरान की होगी, अमेरिका की नहीं होगी टाइमलाइन। इस बात को आप, अमेरिका फिर से तो लड़ाई शुरू कर सकता है, करिएगा। मैं वही कह रही हूँ कि अभी जब ईरान ये कह रहा है कि हमारे ऊपर से सैंक्शंस हटाइए जो 50 साल से आपने लगा हाँ रखे हैं, वो सैंक्शंस हटेंगे? देखिए, आज की डेट में ईरान लड़ाई के लिए तैयार है, आगे की लड़ाई के लिए उनके पास असला है, उनके पास प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है, उनके पास दो बड़ी ताकतें हैं जो उनके साथ खड़ी हुई हैं। जहाँ तक प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का सवाल है, प्रेसिडेंट ट्रंप का वहाँ असला भी ख़त्म हो रहा है, कम हो रहा है, और दूसरी बात यह है कि उनकी जितनी भी एलाइज़ हैं वो अलग टूट रही हैं सारी की सारी, ठीक है ना। तो प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो एक ऐसे कगार पे खड़े हैं कि उनके पास कोई अच्छा ऑप्शन है ही नहीं। तो वो अगर इकोनॉमिक सैंक्शंस नहीं हटाता अमेरिका और जंग उसने कह दिया हमने तो खत्म कर दी है, तो ईरान के पास क्या ऑप्शन है? नहीं नहीं, ईरान ने कंट्रोल किया हुआ है स्टेट ऑफ, हॉर्मुज, वो तो सबसे बड़ी हाँ, बात तो वही उसको है। इस्तेमाल करेगा वो। हाँ, और दूसरी बात ये है, वो लोग पूछेंगे प्रेसिडेंट ट्रंप से, आप वहाँ लड़ाई करने गए थे कहने के लिए कि हम उनका न्यूक्लियर जो वेपन्स है वो बंद करवा देंगे, वो कह रहे हैं हम तो बंद करा रहे हैं। तो अभी उस पर भी कोई हल नहीं हुआ, इस पर भी कोई हल नहीं हुआ, तो कैसे चले जाएंगे प्रेसिडेंट ट्रंप? उनको तो फिर से लड़ाई लड़नी है। पर सवाल ये है हासिल क्या होगा, जो अब तक आप हासिल नहीं कर पाए आगे कैसे कर लेंगे, ये समझा दीजिए। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ इजराइल के बारे में और पूरे गल्फ रीजन के बारे में। इजराइल के लिए कहा गया, आप खुद ही कह रहे हैं बात, और ये वाकई ये तो पूरी तरीके से वाज़ेह हो चुकी है कि इजराइल की जंग थी, अमेरिका में भी लोग जानते हैं। नेतन्याहू अपने चुनाव के लिए, अपनी पॉलिटिक्स के लिए इस जंग को लड़े थे। वो चाहते थे कि जितना लंबा खिंच सके अच्छा है, मतलब यानी जितना खोखला किया जा सके ईरान को, उनको पता था ईरान हारेगा नहीं, लेकिन जितना खोखला कर सकें वो उतना अच्छा रहेगा। तो क्या ईरान नंबर 1 खोखला हुआ? 2, इस पूरी जंग में इजराइल को क्या हासिल हुआ? क्या ईरान फिलिस्तीन का बदला ले पाया? देखिए, ईरान इज़राइल का जहाँ तक ताल्लुक़ है, इज़राइल का जो सपना था कि हम रीजनल डोमिनेंस करेंगे ईरान को ख़त्म करके, वो सपना ख़त्म हो चुका है। ग्रेटर इजराइल नहीं बनेगा? वो बात ही ख़त्म हो गई है, क्योंकि अभी जो ये नया फ्रेमवर्क की बात चल रही है, जो रीजनल फ्रेमवर्क जिसकी मैं आपको बता रहा था, रीजनल फ्रेमवर्क में उसमें अमेरिका का कोई रोल नहीं है, और बिना अमेरिका के इज़राइल कुछ कर ही नहीं सकता है। तो पहली बात तो ये हो गई, तो वो कहीं भी नहीं खड़े। इस समय डोमिनेंट पावर जो है वेस्ट एशिया की वो है ईरान, और ईरान जो है, ये दोनों जो बड़ी ताकतें हैं वो उसको एक्नॉलेज कर रही हैं। रूस और चीन एक्नॉलेज कर रही हैं। तो इससे ताकतवर पोजीशन में, देखिए ईरान ने बहुत कुछ सहा है, तो अगर वो कह रहे हैं हमें ये चीज़ें चाहिए, तो जब तक वो नहीं मिलेगी, या जब तक अमेरिका एज ए इक्वल आके बातचीत नहीं करेगा। अब देखिए, वो कोशिश करी गई थी पाकिस्तान में, आपको याद है 11 अप्रैल को ये बातचीत हुई थी, और 21 घंटे के अंदर जेडी वैंस वापस आ गए। तो मतलब बात ये है, आपकी ये एरोगेंस जो है कि हम सबसे बड़ी ताकत है दुनिया की, वो ख़त्म हो गई है। या तो आप आके बात करिए, या आपको नहीं बात करनी तो आप लड़ाई लड़िए। अब लड़ाई में आपको क्या हासिल होगा? अब वो कह रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप कि हम इनकी पूरी एनर्जी तबाह कर देंगे ईरान की। ईरान कहते हैं कि अगर आप हमारा करेंगे तो हम बाकी जो आपके एलाइज हैं वहाँ पर जीसीसी के हम भाग कर देंगे। तो उसमें नुकसान किसका है? ट्रंप का नुकसान है। क्यों नुकसान है? क्योंकि ट्रंप के पास तेल है, पर ट्रंप के पेट्रो डॉलर्स ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन तेल तो जितना ऊपर जाता है फायदा होता है अमेरिका को। नहीं, देखिए ना, आज अमेरिका की दो बातें मैं आपको बताना चाहूँगा। और पेट्रो डॉलर भी समझाइए हमारे दर्शकों को कि ये जो पूरी करेंसी जिसका पूरा जिक्र है, जो जीसीसी पर पूरा कब्जा था, इसके क्या मायने हैं? इसका मायना ये था कि 1974 में एक बातचीत हुई थी बिटवीन अमेरिका एंड सऊदी अरेबिया। सऊदी सबसे बड़ी कंट्री है जीसीसी की।
उनसे बात हुई थी कि देखिए साहब, आप जो है, जो अपना ऑयल है और जो गैस है, इसको आप बेचिएगा और डॉलर में बेचिएगा, और हम जो है आपको सिक्योरिटी देंगे। तो फिर उसके बाद जो बाकी जीसीसी कंट्रीज़ थी वो भी उसी पे आ गई, तो अब उन्होंने डॉलर में बेचना शुरू कर दिया। अब अगर दुनिया की कंट्रीज़ हैं, उनको वहाँ पर आके तेल लेना है। सरमोज से ही, जैसे आप जानती हैं, 25%, 1/5 ऑफ द ऑयल एंड गैस ऑफ द वर्ल्ड पासेस थ्रू दैट। तो अगर उनको खरीदनी है, आके वहाँ पे तेल लेना है, इनमें से किसी सी कंट्री से, ओपेक बन गया, फिर उनसे लेना है अगर, तो उनको डॉलर चाहिए, तो डॉलर रिजर्व करेंसी बन गई दुनिया की। आज की हालत क्या है कि अमेरिका का 39 ट्रिलियन नेशनल डेट है, और उससे ख़तरनाक बात क्या है कि आज उनका नेशनल डेट उनकी जीडीपी से ज़्यादा है। उसका मतलब क्या होता है? जीडीपी होता है एक मुल्क जैसे अमेरिका है, एक साल के अंदर क्या प्रोड्यूस करता है, गुड्स और सर्विसेज, दैट इज़ जीडीपी। उनका डेट उससे ज़्यादा है। तो कहने का मतलब ये है, इकॉनमी पोजीशन जो है बहुत ख़तरनाक है, बहुत नाजुक है अमेरिका की। अगर ये पेट्रो डॉलर आने बंद हो गए, जैसे ईरान बोल रहा है कि अमेरिका को यहाँ से भगाओ, और ईरान अगर कल बोल देगा कि हम यहाँ पे जो ट्रेड है सिर्फ रियाल में करेंगे या युआन के अंदर करेंगे, जो तय होगा, तो फिर पेट्रो डॉलर ख़त्म हो गया। पेट्रो डॉलर ख़त्म हो जाएगा तो उनकी इकॉनमी ख़त्म हो गई। अगर उनकी इकॉनमी ख़त्म हो गई तो वो ये बेसिस, और अभी वो 2027 के लिए, अगले साल के लिए पेंटागन कहता है हमें 1.5 ट्रिलियन डॉलर हमें बजट चाहिए, 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स। तो कहाँ से पैसे आएंगे? आपको ये सवाल पसंद नहीं आएगा, लेकिन मैं पूछूंगी जरूर। वो ये कि अमेरिका जितना भी बुरा सही, जैसा भी सही है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री, एक लिबरल डेमोक्रेसी है, अभी तक एक लिबरल फ्री वर्ल्ड का नेता रहा, और हमेशा बात करता है वो अधिकारों की, वो आज़ादी की बात करता है। और मैं निजी तौर पर अमेरिका को बहुत आदर्श ना मानते हुए भी समझती हूँ कि एक ओपन फ्री वर्ल्ड के नेता के तौर पर अमेरिका ज़्यादा सूटेबल है। आप जो सजेस्ट कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि जब अमेरिका की सुपर पावर, चाहे वो पेट्रो डॉलर के ज़रिए, चाहे वेस्ट एशिया की ये लड़ाई हो या डोनाल्ड ट्रंप की दीवानगी हो, अगर उसकी सुप्रीमेसी या ये जो वर्ल्ड पावर है ये ख़त्म होती है, तो जो नई ताकतें उभर रही हैं उनमें रूस है, चीन है, या ईरान को भी थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि एक वेस्ट एशिया की ताकत है, इनमें से कोई भी डेमोक्रेसी नहीं है। देखिए, ये डेमोक्रेसी की भी कहानी अमेरिका ने ही शुरू करी थी। और उन्होंने, देखिए, अमेरिका एक ऐसा मुल्क है जहां इनोवेशन होती है। आज भी दुनिया की सबसे बड़ी इनोवेशन अमेरिका में हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है। पर यह भी असलियत है कि जब दुनिया यूनिपोलर थी, जब 1991 में सोवियत यूनियन ख़त्म हुआ, और उसके बाद मैं मानता हूं कि 2013 में मल्टीपोलर वर्ल्ड बन गई, इसमें इन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी जो अमेरिका ने कितना ज़्यादा ये इराक को हटाया, लीबिया को हटाया, अफगानिस्तान में घुस गए, इधर घुस गए इन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी, ये सब किया ना उन्होंने। बिल्कुल किया। तो अगर आप उनको देखें, लेकिन डेमोक्रेसी आउटसाइड ऑफ अमेरिका एंड डेमोक्रेसी इनसाइड ऑफ अमेरिका, जैसे मैं आपको उदाहरण देना चाहती हूँ कि भारत में या किसी भी देश में जब ह्यूमन राइट्स को लेकर बात होती है, चाहे झूठे के लिए ही सही, लेकिन एक दबाव तो आता है कि अल्पसंख्यकों पे हमले नहीं होने चाहिए, इसके अलावा मानवाधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। क्या आपने कभी ये आवाज़ कभी चीन से सुनी? क्या आपने ये आवाज़ रूस से सुनी? रूस में तो हालत ये है कि पत्रकार वहाँ पर अगर कोई एक शब्द बोल देता है पुतिन जी के खिलाफ, तो न सिर्फ कि वो जेल जाता है, दुनिया से ही उठ जाता है। चीन में भी वही हालत है। तो मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या दुनिया के उन लोगों के लिए जो लिबरल हैं, डेमोक्रेटिक माइंडेड हैं, ह्यूमन राइट्स की परवाह करते हैं, मिलिट्री को थोड़ा सा किनारे रख के, क्या ये अच्छी खबर है? देखिए, सवाल बहुत सीधा सा है कि क्या एक बड़ी ताकत को दूसरे देशों में जाके दखल देना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। अच्छा, तो चीन और रशिया और जो नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है, इसमें एक ख़ास बात ये रहेगी कि हम दूसरे देश में जाके दखल नहीं करेंगे, हम दूसरे देश की सिविलाइजेशन की रिस्पेक्ट करेंगे, और हम चाहते नहीं कि हमारे देश में कोई दखल करे। आपने जिक्र किया है चीन का, रशिया का, ईरान का, ये तीनों सिविलाइजेशंस हैं, हज़ारों साल की सिविलाइजेशंस हैं। अगर इतने साल वो रह गए और ये उनकी सोच है, देखिए आपकी जो सोच है, जो मेरी भी कुछ पहले तक सोच थी, दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड अ कॉलोनियल माइंडसेट कि हम दूसरे में जाके दखल अंदाजी हर जगह करेंगे। देखिए, ये हमें, आप चाइना के में जाइए, रशिया में जाइए,
उनको कोई दिक्कत नहीं हो तो रही फिर है। तो इन देशों में जो भी होता रहे, हमारे देश में जितना चाहे अल्पसंख्यकों पे हमला हो, जो भी कुछ होता रहे मुसलमानों ईसाइयों के खिलाफ, कोई देश कुछ कहने वाला नहीं होगा। हम कहेंगे हमारा ये आंतरिक मामला है और हम भी खुश रहेंगे और वो भी खुश तो रहेंगे। ये मसले तो हमें खुद हल करने हैं ना। हमें क्यों अमेरिका चाहिए यहाँ पर आके हमें लेक्चर दे ह्यूमन राइट्स के ऊपर? मुझे बात समझ में सैद्धांतिक रूप नहीं। से आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन फिर भी अफसोस ये है कि इनमें से जो भी नई ताकतें उभर के आ रही हैं, जो नए पोल्स हैं, ये बहुत ओपन डेमोक्रेसीज नहीं हैं। और एक डेमोक्रेटिक माइंडेड पर्सन होने के नाते मुझे लगता है कि ये एक तरह का नुकसान नहीं, है। देखिए डेमोक्रेसी की भी डेफिनेशंस होती है। दे आर लुकिंग फॉर ग्लोबलाइजेशन, दे आर लुकिंग फॉर कोलैबोरेशंस, बट दे डोंट वांट दैट यू इंटरफेयर इन their सिविलाइजेशनल मैटर्स, इन their कल्चर, इन their ट्रेडिशंस। नो, दीज आर टू एंटायरली अब डिफरेंट आखिरी बात मुझे बताइए कि अगले 3 महीने या 6 महीने में ये जो पूरे वेस्ट एशिया की जो तस्वीर उभर रही है, इसको आप किस तरह से देखेंगे? क्या जो 1 करोड़ लोग वेस्ट एशिया में रहते हैं, जीसीसी कंट्रीज जिन्हें हम कहते हैं, रहते हैं, क्या वो ये मान लें कि अब यहाँ शांति आ गई है? देखिए, अगले 3 और 6 महीने में क्या होगा ये तय करना है प्रेसिडेंट ट्रंप को। क्या प्रेसिडेंट ट्रंप तैयार हैं ये जो न्यू पोस्ट वॉर रीजनल फ्रेमवर्क है ईरान का, उस पे बैठ के एज अ इक्वल क्या बात करने को तैयार हैं? जिसका मैंने आपको बताया बैकिंग इज़ फ्रॉम 2 ग्रेट पास, चाइना और रशिया उसको बैक कर रहे हैं। तो सारी बात यहाँ पर आके रह जाती है। अगर वो तैयार नहीं है तो फिर प्रेसिडेंट ट्रंप दोबारा जंग शुरू कर देंगे। अब क्या करेंगे दोबारा, उनके पास मिलिट्री ऑप्शन क्या है मुझे तो समझ में नहीं आता है, सिर्फ तबाही दिखती है। अगर वो एनर्जी बंद कर देंगे तो फिर एनर्जी सबकी बंद हो जाएगी। इसका मतलब है पूरे दुनिया के अंदर एनर्जी क्राइसिस आ जाएगी। अगर आप उनके ऑयल को टर्मिनल्स को सबको उड़ा दें, बाकी के भी उड़ जाएंगे। जहाँ तक जीसीसी का ताल्लुक है, देखिए जीसीसी में सिर्फ एक ही मुल्क है जहाँ पे परेशानी है और वो है यूएई। क्योंकि यूएई जो है वो पूरा अलाइंड है इजराइल के साथ। यूएई इंडिया के साथ भी अलाइंड है, ठीक है ना, जिसको हम वेस्ट एशिया क्वाड बोलते हैं। तो यहाँ पे दिक्कत सारी आ रही है। जहाँ तक सऊदीज़ का सवाल है, सऊदी समझ गए हैं हमें किस साइड पर होना है। कतारीज़ के भी समझ में आ रहा है, बहरीन के थोड़ा नहीं आ रहा है, वो भी आ जाएगा उनको। बहरीन बहुत छोटी छोटी सी है, बहरीन कुवैत इनकी समझ में आ जाएगा। ओमानी जो है वो ईरानियन के साथ खड़े हुए हैं। तो सारी दिक्कत जो है यूएई को है। और जहाँ तक आगे क्या होगा ये प्रेसिडेंट ट्रंप को तय करना है। क्या मैं बैठ के बात करने को एज अ इक्वल तैयार हूँ? अगर नहीं तैयार हूँ तो उनके ऑप्शंस जो हैं वो सारे गंदे ही ऑप्शंस हैं। ही हैज़ नो पॉजिटिव ऑप्शंस। लेकिन तब तक आप कोई ये गारंटी नहीं दे रहे हैं कि पीस हैज रिटर्न टू नो, पीस हैज नॉट रिटर्न्ड। मैं गारंटी क्या मैं तो कह रहा हूँ नहीं आई है। ये दिस इज व्हाट इज कॉल्ड अ कोल्ड पीस। देयर इज नो पीस कि अभी कोई बमबारी नहीं हो रही है। नहीं, हाँ वो कोल्ड पीस है। वो हालत है। अभी पीस कहाँ है? पीस तो तब आएगी जब उनकी बातचीत होगी। वो कहाँ हो रही है? तब तक इंतजार करना पड़ेगा। जी, इंतजार नई नौकरियां या बिजनेस का पूरा माहौल, क्योंकि मैं आपको बता सकती हूँ कि भारत में इतनी चिंता है इस बात को लेकर, बिल्कुल, क्योंकि 1 करोड़ लोग तो वहाँ काम करते हैं, 6 करोड़ परिवार यहाँ पे पल रहे हैं। बिल्कुल, तो आप ये समझिए कि कितनी बड़ी पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा है जो कि डिपेंडेंट है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमें जो वहाँ से पैसा आता है वो सबसे बड़ी तादाद में जीसीसी कंट्रीज से आता है। तो हमारी इकोनॉमी के लिए भी बहुत अहम है। और इकोनॉमी तब तक हम कुछ नहीं कह पाएंगे जब तक कि शांति नहीं लौटेगी। लेकिन आप कह रहे हैं उसके लिए बहुत जरूरी है कि पहले ये युद्ध जो है वो खत्म होना चाहिए। युद्ध बंदी की सारी शर्तें या जितनी शर्तें दोनों तरफ बातचीत होनी चाहिए। उसके बाद पूरे तरीके से माना जाएगा। तब ये माना जाएगा। और वो मेरे ख्याल से जल्दी में होने वाला नहीं है। क्योंकि शर्तें ही इतनी मुश्किल हैं कि ईरान मानेगा नहीं। और उधर वो देखिए ईरान तो नहीं मानेगा। ईरान जो है थोड़ा बहुत जैसे न्यूक्लियर पे हो गया, बातचीत चल रही थी कि 20 साल का हम बात आप बंद करिएगा, तो चलिए वो 5 नहीं हुआ, 10-15 में मान जाएंगे। जो इनको अब न्यूक्लियर पे भी डील मिलेगी, जो पहली डील थी वो उससे बेहतर नहीं होगी। क्योंकि आज ईरान जीता हुआ देश है। और वो क्यों मानेगा किसी की बात? तो आप इस बात को मान के चलिए, ईरान धमकी या धौंसबाजी अमेरिका की नहीं सहेगा। अब आखिरी बात आपको भारत ले आती हूँ। और अभी फ़िलहाल मैं वही कहूँगी कि फिर से वो एक छोटी सी खबर की तरह आके चली गई। जो लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी है रिटायर्ड, उनको अपॉइंट किया गया है भारत के अगले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के तौर पर। और साथ साथ जो वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन है उनको भारत के नेवल स्टाफ के चीफ के तौर पर भी नियुक्त किया गया है। इसको लेकर ये माना जा रहा है कि भाई ये भी आर्मी बैकग्राउंड के हैं हमारे जो CDS हैं। इसमें क्या हर्ज है?
नहीं, मुझे कोई हर्ज नहीं है, ये तो सरकार ने तय करना है। मेरी सिर्फ 2 बातें हैं, हर्ज मैं कौन होता हूँ करने वाला। मेरी 2 बातें ये हैं, पहली बात तो ये समझिएगा कि हमें सिंदूर से पता चल गया है कि जो लड़ाई अगली होगी, अगर हो, खुदा ना खास्ता ना हो तो बेहतर है, अगर हुई तो एयरफोर्स का मेन रोल होगा, वो लीड रोल होगा। तो अगर सीडीएस होता है एयरफोर्स का तो वो बेहतर है हमारे लिए। पर दूसरी बात यह है साथ साथ कि ये सीडीएस बनाया क्यों मैं गया वही है? पूछना चाहती थी कि ये तो एक पॉलिटिकल हाँ, पोस्ट है एक तरह तो से। हाँ। ये आपने बिल्कुल सही कहा, ये मिलिट्री पोस्ट है ही नहीं, क्योंकि ये इन्होंने जनरल बिपिन रावत को लाना था। जनरल बिपिन रावत को पहला सीडीएस बनाना था, क्योंकि वो आइडियोलॉजिकली इंक्लाइंड हैं सरकार के साथ, क्योंकि वो होना बहुत ज़रूरी है। अगर आइडियोलॉजिकली सीडीएस इंक्लाइंड नहीं होंगे, और आर्मी सबसे बड़ा तबका है, तीनों सर्विसेज में सबसे ज़्यादा मैन पावर तादाद है। ज्यादा है। हाँ, या दैट्स राइट, दैट्स द वर्ड। सो दे आर द लार्जेस्ट ऑफ द 3 services. So if they are aligned politically and ideologically with the government, then it becomes easier for the government to say कि हम ऑपरेशन सिंदूर करेंगे, हम काउंटर टेरर ऑपरेशंस करेंगे। तो और फिर देखिएगा, काउंटर टेरर, ये जो सिंदूर भी हुआ था, इसमें भी आपको मज़ेदार बात बताऊं कि 9-10 तारीख को हमने कहा कि हमने कोऑर्डिनेटेड एक्शन किया था। तीनों सर्विसेज थी, हमने प्लान बनाया, 6-7 को लड़ाई शुरू हुई, 1-1.5 दिन हमने कुछ खास नहीं किया, उसके बाद हम कहते हैं हमने कोऑर्डिनेटेड एक्शन किया, और उसके अंदर सीडीएस ऑपरेशनली मतलब कॉम्बैट के तौर पे मिले हुए थे, जबकि सीडीएस का हमें बताया गया था रोल सिर्फ एडवाइजरी रोल है। पर जो एडवाइजरी रोल का काम था, आपने देखा होगा, वो फ़ोटो भी आई थी कि वो तीनों चीफ बैठे होते हैं और सीडीएस भी बैठे होते हैं। जब प्रधानमंत्री बात करते हैं तो एडवाइजरी कहाँ से थी, सब बैठे हुए थे। कहने का मतलब ये है कि जो सीडीएस पोस्ट है, मेरे हिसाब से इस पोस्ट की अभी ज़रूरत है ही नहीं और थी ही नहीं। अभी आप ये जो देखिए, अनिल चौहान देखिए, नया वाले जो सीडीएस बन रहे हैं, इनको देखिए, ये दोनों एडवाइज़र थे एनएसए के, तो एनएसए के करीब थे। अब एनएसए करीब होने का क्या मतलब हुआ? 2 बातें, क्योंकि सरकार ये मानती है कि दिस इज़ नॉट अ एरा ऑफ वॉर, कि हमें लड़ाई नहीं लड़नी है। तो लड़ाई नहीं लड़नी है तो क्या करोगे आप? काउंटर टेरर ऑपरेशन करेंगे। तो वो मैसेज को लेके जाना और सबको बताना और उसको ट्रांसलेट करना मिलिट्री लैंग्वेज में और समझाना, वो सीडीएस का काम है ना, तो वो आर्मी का ही होना था। बिल्कुल, और वही होना था जो कि करीब है डोवल साहब के। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रवीण साहनी जी इस लंबी बातचीत के लिए। उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को तो बहुत कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। उम्मीद हम यही करते हैं इस पूरे पॉडकास्ट के ज़रिए कि कोई बहुत क्विक कमेंट्री या त्वरित टिप्पणी, जिसे हिंदी में हम कहते हैं, उसके बजाय एक ठीक से बैठकर शांति के साथ बातचीत की जाए। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि अगर देश हित में कोई भी बात है, और मैं तो कहती हूँ दर्शकों के अलावा जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, जो हमारा मिलिट्री और सिक्योरिटी जो पूरा स्ट्रक्चर है उसमें बैठे लोग हैं, वो भी इस तरह के एक व्यक्ति को, जो किसी द्वेष से नहीं बल्कि एक हमदर्दी से, भारत के ही प्रति एक हमदर्दी से उन बातों को कह रहा है जो शायद कड़वी बातें हो सकती हैं, पसंद ना आए उन लोगों को जो राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन सुननी बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया।